हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए, क्लासेस नोट्स के लिए आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश चैनल को और उसको ज्वाइन कर लेना होगा। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम यहाँ का लोक नृत्य है। बताइएगा बच्चों जल्दी से, मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का ये डांस है बच्चों? मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का या केरल का? जल्दी से जवाब देना है। बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आईटीआई और पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। हाँ जी, केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है। ठीक है। और देखिए मोहिनी अट्टम तो है ही, साथ ही साथ कथकली ये भी याद रखना है। कथकली जो है कहाँ का लोक नृत्य शैली है? कथकली, अगर आपसे पूछे कि कथकली कहाँ की लोक नृत्य शैली है, कहाँ की लोक नृत्य शैली है, तो ये भी बच्चों आपको याद रखना है। ये भी कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये भी केरल की है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार भारतनाट्यम, ये भी पूछा जा चुका है। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो याद रखना है बच्चों तमिलनाडु। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ठीक इसी प्रकार कच्ची पूड़ी ये कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। ठीक है बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। अब चलिए कथक बताइए। तो कथक, कथक ये कहाँ की लोक नृत्य शैली है? कथक कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? देखिए बच्चों, इंग्लिश में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग इसी क्वेश्चन को देखिए, हिंदी वर्जन की। इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है ना? दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में या गोवा में? जल्दी से बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। इसको काट देते हैं क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है इसमें। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो जी हाँ, ये कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड। तो यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी बंगाल, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ है? कोलकाता में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ये भी याद रखना है बच्चों कि ये भारत का जो है सबसे बड़ा पुस्तकालय है। भारत का अगर पूछे सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है ना? और इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय भी नाम दिया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इस राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? ये राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी इस राष्ट्रीय पुस्तकालय, बताइए इस राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो ये भी याद रखना है बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। कब? 1948 में। ठीक है, हाँ 1948 में, 1948 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है। बताना है यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तालमुड है, बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट है या न्यू टेस्टामेंट है? जल्दी से बताइएगा, आप सभी को बताना है। हाँ जी, यहूदी धर्म यानी यहूदियों की जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा, है ना? यहूदी धर्म यानी यहूदियों क्या है? यहूदी क्या एक धर्म है? तो यहूदियों की जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है ना, उसका क्या नाम है बच्चों? बताइएगा जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड, इनका ग्रंथ का नाम क्या है? यहूदी धर्म
है ना, यहूदी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है, यानी जिसको धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, इसका क्या नाम है बच्चों? तो नाम है इसका तालमुद। क्या नाम है? तालमुद नाम है, या फिर इसको तोरा भी कहते हैं, तोरा। अगर तालमुद ऑप्शन में ना दे तो यहाँ पे तोरा ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, आ चुका है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन है, यह कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली एकमात्र धातु है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए, कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर बच्चों द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? पारा है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, सीजियम है। बताइएगा कौन सी एकमात्र धातु है ना जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी? तो जी हाँ, ये हमारा होता है पारा यानी Hg, है ना। पारा जो है यानी Hg जो है, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दे एकमात्र अधातु, अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर, है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी तो धातु के बारे में पूछा था, मेटल के बारे में पूछा था, लेकिन अभी नॉन मेटल के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइएगा एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर, है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए। हाँ, तो वो कौन सी अधातु हो जाएगी? ब्रोमीन हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ब्रोमीन। जी हाँ, सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है? पेट होता है, बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है, या गॉल ब्लैडर होता है? जल्दी से बताइएगा बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अंत होता है वो कहाँ हो जाता है बच्चों? हाँ जी, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है ना। ये नहीं पूछा है कि पाचन तंत्र कहाँ संपन्न हो जाता है, कहाँ समाप्त होता है। पूछ रहा है पाचन तंत्र में अंत की तरफ जो है ये क्या स्थित होता है? तो जी हाँ, क्या स्थित होता है? गॉल ब्लैडर। यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी गॉल ब्लैडर, देन आपका आंसर सही है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है बच्चों? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कहाँ से शुरू होता है, प्रारंभिक कहाँ से होता है? पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है बच्चों? बताइएगा कहाँ से शुरू होता है? तो जी हाँ, कहाँ से शुरू होता है? मुख से। कहाँ से? मुख से शुरू होता है। और ये संपन्न कहाँ हो जाता है, कहाँ जाके खत्म हो जाता है बच्चों? यानी पाचन प्रक्रिया जो है ये कहाँ संपन्न हो जाता है? पाचन प्रक्रिया संपन्न कहाँ हो जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है? हाँ जल्दी बताइए, पाचन प्रक्रिया संपन्न कहाँ हो जाता है? तो जी हाँ, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। ओके बच्चों, तो जी हाँ, याद रखना है पाचन तंत्र जो है कहाँ से शुरू होता है? मुख से यानी माउथ से शुरू होगा। और ये कहाँ संपन्न हो जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? 1896 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में? जल्दी से बताइएगा। महिलाओं ने, जी हाँ, महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया बच्चों? कब भाग लिया था? बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट बताएंगे। ओलंपिक खेलों में, है ना, सबसे पहले महिलाओं ने कब भाग लिया? तो जी हाँ, कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में भाग लिया था, यानी द्वितीय ओलंपिक में, है ना, द्वितीय ओलंपिक से जो है महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आपको याद रखना है ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल में लॉन टेनिस और गोल्फ में महिलाओं को प्रवेश मिला था, है ना। ओलंपिक खेलों में कौन से मिला था? ओलंपिक खेल में लॉन टेनिस, है ना, ओलंपिक खेल में लॉन, देखिए कई सारे खेल आ जाते हैं, तो ओलंपिक खेल में लॉन टेनिस और गोल्फ में, है ना, गोल्फ में महिलाओं को प्रवेश जो है सबसे पहले मिला था 1900 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। अच्छा देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं सर्वप्रथम ओलंपिक कब खेला गया था, कोई बता सकता है? प्रश्न आया है, ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सर्वप्रथम
ओलंपिक कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी बताइए। सर्वप्रथम ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखना है बच्चों कब हुआ था, तो ये हुआ था 1896 ईस्वी में, है ना, 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? हाँ, कहाँ हुआ था बच्चों? हाँ, एथेंस में, एथेंस में। तो एथेंस की राजधानी ग्रीस में हुआ था, याद रखना है एथेंस की राजधानी ग्रीस में हुआ था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था द्वितीय ओलंपिक के बारे में, है ना। पहले ओलंपिक के बारे में ना पूछकर द्वितीय ओलंपिक के बारे में पूछा गया था कि ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो देखिए बच्चों, ओलंपिक जो है ना, ओलंपिक खेल ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, प्रत्येक 4 साल बाद। तो सर्वप्रथम ओलंपिक हुआ था 1896 ईस्वी में। तो अब इसी में 4 और ऐड कर दीजिएगा तो भैया द्वितीय ओलंपिक उसी समय हुआ था, है ना, यानी 1900 ईस्वी में। और इसी 1900 ईस्वी में जो है देखिए महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू किया था, ठीक है। तो द्वितीय ओलंपिक जो है कब हुआ था बच्चों और कहाँ हुआ था, तो ये भी याद रखना है। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ता है? कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ेगा? पेरेग्रीन फॉल्कन या वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस या हमिंगबर्ड या बस्टर्ड? जल्दी से बताइएगा बच्चों। यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे अधिक गति से उड़ान भरता है ना, जो सबसे तेज उड़ान भरता है ना। चलिए, जो सबसे अधिक तेजी से उड़ता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी पेरेग्रीन फॉल्कन। जी हाँ, पेरेग्रीन फॉल्कन जो है ये लगभग 240 मील प्रति घंटा, 240 मील पर आवर जो है ये गति से सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है, ठीक है ना। इसकी स्पीड क्या है बच्चों? 240 मील प्रति घंटा की गति से सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, आपको याद रखना है, ठीक है। और बच्चों सबसे छोटा पक्षी पूछे, सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? हमिंग बर्ड हो जाएगा, ठीक है, हमिंग बर्ड। चलिए, और सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है बच्चों? तो ये हमारा शुतुरमुर्ग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, ठीक है। चलिए, बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है माचू पिच्चू कहाँ पर है? बच्चों माचू पिच्चू जो है क्या एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ये किस देश में है? ब्राज़ील में है, मैक्सिको में है, पेरू में है या जॉर्डन में है? बताइएगा बच्चों, बताइएगा। ये ऐतिहासिक जगह है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है माचू पिच्चू। जैसे हम लोग के भारत में कुतुब मीनार है ना, लाल किला है, लोटस टेम्पल है, ठीक उसी प्रकार ये माचू पिच्चू भी जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस हो जाता है। तो ये किस देश में स्थित है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी पेरू, देन आपका आंसर सही है, सेरू। हाँ जी, तो माचू पिच्चू जो है क्या है बच्चों? एक पुरानी चोटी है। हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब क्या है? एक पुरानी चोटी है, और ये दक्षिणी अमेरिका देश पेरू में स्थित है ना। यानी एक देश है बच्चों दक्षिणी अमेरिका, पेरू, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका के पेरू एक देश है, उस वहाँ पर ये स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में एक देश है बच्चों पेरू, वहीं पर ये माचू पिच्चू स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, ध्यान देना है। मदर, मदर किसने लिखी? जो मदर पुस्तक है बच्चों, इसको किसके द्वारा लिखा गया है ना? टॉलस्टॉय के द्वारा, गॉर्की के द्वारा, मार्गरेट मिचेल के द्वारा या प्राउस्ट के द्वारा? जल्दी से बताइएगा, मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ, मदर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, मदर पुस्तक जो है मैक्सिम गॉर्की के द्वारा लिखा गया था। इनका पूरा नाम क्या था? मैक्सिम, मैक्सिम गॉर्की, ठीक है। मैक्सिम गॉर्की के द्वारा जो है मदर पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे मदर इंडिया, मदर ना पूछकर मदर इंडिया बोल दे कि मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, मदर पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों?
तो ये भी याद रखना है, कौन थे? कैथरीन मियो। कौन थे? कैथरीन मियो। कैथरीन मियो, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, रिपब्लिक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राउस्ट के द्वारा, हेमिंगवे के द्वारा, प्लेटो के द्वारा या पर्ल बर्ग के द्वारा? जल्दी से बताइएगा। रिपब्लिक पुस्तक, जी हाँ, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल फास्ट। देखिए, बुक और लेखक, बुक्स एंड ऑथर से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आता है आपके आईटीआई और पैरामेडिकल की परीक्षा में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और है ना, इसीलिए मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में मैंने रखे हुए हैं, ताकि आप लोग भी बताइए और आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। तो बताइएगा, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटो, देन आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है? यानी ये किस कंपनी की टैगलाइन है? मैकडोनाल्ड का, एलजी का, जेट एयरवेज का या नाइक का? देखिएगा, लाइफ इज गुड ये किसी कंपनी का टैगलाइन है और आपको बताना है वो कंपनी कौन है। तो जी हाँ, कौन कंपनी है? एलजी, है ना, एलजी। तो जी हाँ, एलजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलजी का टैगलाइन था लाइफ इज गुड। देखिए, आज ये कंपनी जो है मोबाइल बनाने में ख़त्म हो चुकी है, मतलब मोबाइल वगैरह अब नहीं बनाती है, क्योंकि उसको मोबाइल के फील्ड में उतना सक्सेस नहीं मिला। लेकिन इलेक्ट्रिक चीज़ें जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी वगैरह हो गया, ये अभी भी आता है ना, बट मोबाइल वाले में उतना ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो बच्चों, एलजी जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसका टैगलाइन क्या था? लाइफ इज़ गुड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था? बच्चों, कौन सबसे कम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? जल्दी से बताइएगा, कौन न्यूनतम आयु में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे? बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे जवाब देंगे जी। हाँ जी, सभी बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो वेरी गुड। यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी यानी राजीव गांधी, है ना। तो राजीव गांधी जो है ये सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और ये जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनकी आयु क्या थी? तो मात्र 40 वर्ष इनकी आयु थी, ठीक है। हाँ जी। और अब देखिए, यदि आपसे अब पूछा जाए कि कौन सबसे अधिक आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था, तब क्या आंसर देंगे? मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछते कि कौन अधिकतम आयु में, है ना, कौन अधिकतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था? कौन अधिकतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना था? बताइएगा, कौन अधिकतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री यानी भारत का प्राइम मिनिस्टर बना था? तो ये बच्चों बने थे कौन? आपको याद रखना है, कौन बने थे? बताइए। मोरारजी देसाई, जी हाँ, मोरारजी देसाई जो है ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और ये जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनकी आयु क्या थी? 81 वर्ष थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, यह जेल एक समय काला पानी कहलाती थी? कौन सा जेल जो है बच्चों, जो एक समय काला पानी के नाम से जाना जाता था उस जेल को, और वो कहाँ पर है? कानपुर में, खड़गपुर में, दिल्ली में या अंडमान और निकोबार में? देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना बच्चों। देखिए, हुआ क्या करता था ब्रिटिश समय में, है ना, ब्रिटिश समय में एक जेल था और उस जेल को जो है नाम दिया गया था काला पानी, है ना। तो वो जेल कहाँ पर है ना, वो जेल बच्चों कहाँ पर है? तो जी हाँ, कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। और राजधानी क्या होती है अंडमान और निकोबार की? बताइए तो। अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो जी हाँ, कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। याद रखना है इसकी राजधानी क्या है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार लक्षद्वीप के बारे में एक बार पूछा था कि इसकी राजधानी कहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बच्चों? कावारत्ती है। क्या है? कावारत्ती है। देखिए, क्वेश्चन 2021 की परीक्षा में पूछा था, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, जी हाँ, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? चलिए, तो इसका आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व राज्य किया।
ये राज्य नहीं, राज किया यानी शासन किया, है ना बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले, है ना, किसने राज किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने, रजिया सुल्तान ने, इब्राहिम लोदी ने या बाबर ने? जल्दी से बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी से पहले राज किया था किसने? तो जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी रजिया सुल्तान ने राज किया था। ठीक है, और ये भारत की प्रथम महिला शासक भी थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला शासक, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान जी थी। और अगर गियासुद्दीन तुगलक से संबंधित प्रश्न आएगा तो एक पूछा जाता है कि डाक प्रणाली की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? डाक प्रणाली, है ना, डाक प्रणाली की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी बच्चों? गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। और अब देखिए, अगर पूछता है इब्राहिम लोदी के बारे में, तो ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे बच्चों? लोदी वंश के, है ना, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे, पूछा जाता है। अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी थे। और अगर आपसे पूछे बाबर के बारे में कि मुगल वंश के, है ना, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये भी याद रखना है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये बाबर थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? बच्चों, वो सिखों के कौन से गुरु थे जिन्होंने अकाल तख्त कहने का मतलब क्या है बच्चों? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। हाँ, अकाल तख्त का मतलब क्या होता है बच्चों? अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसकी स्थापना। जी हाँ, बताइए, जल्दी से बताना है, किस गुरु ने अकाल तख्त यानी अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ये आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो ये लेकर 2 क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में दे चुका हूँ। तो मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं।